नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड टेट परीक्षा 2025 के न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आप यहां जेसीईआरटी जैक के किताब से बने हुए नोट्स को अवश्य पढ़िएगा। इसमें आपको जो है जेसीईआरटी जैक का पूरा बीच बीच से प्रश्न को निकाला गया है, जहां से हर बार जैक जब परीक्षा लेती है तो यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1। पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख पाइएगा कि परिवार और पड़ोस, उसके बाद भोजन और जल, ये तीनों से मिला हुआ प्रश्न आपको मिलेगा। तो आप सभी इसका प्रैक्टिस सेट अवश्य बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। परिवार का इकाई होता है, परिवार का इकाई में कौन कौन होता है? पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। ठीक है, तो परिवार का इकाई में पिता भी होता है, माता भी होता है, भाई बहन भी होता है। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जो है परिवार का इकाई माना जाता है। बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को या शिक्षक को। ठीक है, तो बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों का प्रथम गुरु आपका जो है माता को। किसको माना जाता है? माता को बच्चों का प्रथम गुरु माना जाता है। इसके पहले भी हमने आपको लिखवाया है। ठीक है, नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को या कोई नहीं। ठीक है, तो आदर्श परिवार किसको माना जाता है? तो सबसे छोटे परिवार को जो होता है आदर्श परिवार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रित में शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में 2 सदस्य कमाता है तो 4 सदस्य खाता भी आश्रित रहते हैं, उनके देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में शामिल, तो आश्रित इसमें कौन कौन आते हैं? तो वृद्ध, अगर आप कमा रहे हैं, आपके वृद्ध माता पिता है तो वो भी आप पर आश्रित है। बच्चे आप पर आश्रित हैं। अस्वस्थ व्यक्ति भी आप पर आश्रित हैं, यानी ये सभी। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्ति के देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आश्रित में कौन कौन होते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी आश्रित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत कौन कौन आता है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। ठीक है, तो बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज भी सामाजिक बुराई है, बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है, यानी राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? 8/8/2011 में आया था। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है? तो परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है आपको बताना है। तो प्राथमिक समाजीकरण में जो आता है उस शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों के साथ जो सीखता है वही प्राथमिक समाजीकरण होता है। ठीक है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन है? मानव समूह का सबसे छोटी इकाई कौन है? परिवार, ढानी, मोहल्ला या गांव। ठीक है, तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका परिवार होता है। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना है? एस्टेट में आया हुआ है। ठीक है, भारत में लड़कियों एवं लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़की के लिए कितना बनाया गया है अभी? 18 वर्ष, और लड़कों के लिए कितना बनाया गया है? 21 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष और 21 वर्ष में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष महिला, लड़की पहली बार है तो लड़की का 18 वर्ष है, फिर लड़का दूसरा बार है इसलिए लड़का का 21 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। ठीक है, तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो कब पारित किया गया? 2006 ईस्वी में पारित किया गया। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। ठीक है, तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके परिवार से ही प्राप्त होता है, जिससे समाजीकरण सीखने लगता है। मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पेंटिनमास्ट या कार्ल मार्क्स। ठीक है, मानव रुधि वर्ग का खोज किसने किया आपको बताना है। ठीक है,
तो मानव रुधिर वर्ग का खोज लैंड स्टीनर ने किया। अगला है सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार या सभी। बंगाल टेट में 2018 में पूछा गया है। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो होती है वो आपका परिवार ही होता है, ठीक है, परिवार ही होता है। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? वह जिस समाज में रहता है उसका, वह जिस घर में रहता है उसका, वह जिस परिवार में रहता है उसका, या कोई नहीं, ठीक है। तो बालक को दिए जाने वाला आराम और निस्वार्थ प्रेम का सर्वाधिक उदाहरण ये होगा कि वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है वहीं पर उसको मिलता है, इसलिए वह जिस परिवार में रहता है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? परिवार की जो परिकल्पना की गई उसका आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या कोई नहीं, ठीक है। तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो अवधारणा थी वो था आपका मानव का सामाजिक प्राणी होना, ठीक है, मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला है लैंगिक विभेद क्या होता है? लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता का भावना, समाज में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार, ठीक है। तो लैंगिक विभेद मतलब लिंग का विभेद होता है जो कि लड़का और लड़की में विभेद होता है। तो समाज में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाने से लैंगिक विभेद हो रहा है। पारिवारिक वृक्ष क्या है? पारिवारिक वृक्ष क्या है? किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो पारिवारिक वृक्ष क्या है? तो ये किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है, उसी को हम लोग पारिवारिक वृक्ष के नाम से जानते हैं। एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कार्य का व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्यों की उपेक्षा, ठीक है। तो एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण है कार्यभार का बढ़ जाना। घर में जितने सदस्य रहते हैं उसको थोड़े थोड़े काम बांट दिए जाते हैं, इसलिए काम बढ़ जाना है, ठीक है, यानी कार्यभार का बढ़ जाना है। अगला है एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? एकल परिवार जो है वो अधिक प्रचलित हो रहा है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या कम, महंगाई कम, कलह की कम संभावना, उपयोग सभी, ठीक है। तो एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने के कारण जनसंख्या भी कम होता है, महंगाई में भी कमी होती है और कलह की संभावना भी कम होती है। ये एकल परिवार की विशेषता है, यानी राइट आंसर का उपयोग सभी। अगला प्रश्न है किसी परिवार को दर्शाया जाता है? परिवार को किस तरह से दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से नहीं, ठीक है। तो किसी परिवार को दर्शाया जाता है वह उसके पारिवारिक वृक्ष से। किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है। छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, छात्रों में स्वस्थ स्वयं का विकास होगा, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, ठीक है। तो छात्रों में अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, छात्रों से स्वस्थ स्वयं का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलेगा, ठीक है। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, अमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, वह उसकी सहायता करता है प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, या किसी में, ठीक है। तो अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है तो अमित का कार बहुत अच्छा मित्र है, तो वह उसकी किसकी सहायता करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, प्रदर्शन में भी सहायता करेगा, सुख दुख में भी करेगा, उचित अनुचित में भी करेगा, सभी चीज़ में सहायता करेगा। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार, विद्यालय, गांव, या कोई नहीं, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार माना जाता है। क्या माना जाता है? उसका परिवार माना जाता है। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और या अनावश्यक रूप से किया है? मैकाइवर, गुटेनबर्ग, ऑगनबर्ग, या कोई नहीं, ठीक है। तो परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया गया। देखिए, आवश्यक भी किया गया है और अनावश्यक भी किया गया है। तो आवश्यक और अनावश्यक किसके द्वारा किया गया है? मैकाइवर के द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा, ऑगनबर्ग के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मैकाइवर के द्वारा
दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन से है? परिवार में जो मुख्य शारीरिक कार्य कौन कौन है? पालन पोषण करना, भोजन की व्यवस्था करना, शारीरिक सुरक्षा देना, यह सभी। ठीक है, तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य जो है आपका पालन पोषण। क्या चीज़ है? पालन पोषण भी होगा, भोजन भी होगा, शारीरिक सुरक्षा भी कराना होगा, यानी राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर यह सभी में लगेगा। परिवार की सामान्य विशेषता है, एक परिवार की सामान्य विशेषता क्या होती है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, यह सभी। तो एक परिवार की समान विशेषता है जिसमें विवाह संबंध मधुर हो, सामान्य निवास इनका कहीं पर हो, और वंशवाद सभी वंश एक दूसरे का एक साथ चले, और राइट आंसर सभी। तो राइट आंसर इसका सभी होगा। कौन सी मित्रता सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है? आनंद की मित्रता, गुण की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपयोगी मित्रता। ठीक है, तो अच्छाई की मित्रता जो है वो हमारे लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? संयुक्त परिवार का गुण नहीं है, आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त श्रम विभाजन की व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप देखे होंगे एकल परिवार में क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता होती है और वहाँ सुस्त नहीं होता है। ठीक है, काकेपन होता है, सुस्त नहीं होता। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है कि 2 परिवार कमा रहते हैं, 4 परिवार उस पर आश्रित रहते हैं। तो कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? तो आलस्य का अभाव, उनमें आलस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जो है गुण नहीं है। भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक, मातृस्थानीय, कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप होता है वो आपका होता है पितृस्थात्मक। क्या होता है? पितृस्थात्मक होता है। क्या रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है, अभी हमने बताया था कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में के गले में एक फूल जाती है, गला फूलना, वो क्या कहलाता है? घेघा रोग कहलाता है। ठीक है, तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे हड्डी है या दांत है उसको अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो किसका उपयोग कीजिएगा कि ये सभी स्वस्थ रहेगा? आयोडीन का उपयोग करने से, ब्रोमीन का, कैल्शियम का, या पारा का। ठीक है, तो हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? कैल्शियम का उपयोग करना पड़ेगा। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्व है। ठीक है, अगला, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, अगर लौह तत्व की कमी से होगा तो एनीमिया, और लौह तत्व की अधिकता से होगा तो रक्तप्लता। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकता से रक्तप्लता और कम से एनीमिया नामक रोग होता है। दोनों प्रश्न पूछा गया है। घेघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग में होता है? ये सब प्रक्रिया, दांत कमज़ोर हो गया है, खून बह रहा है, किस रोग में होता है? किस रोग से होता है? सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना और खून का बहना, यह जो है पायरिया रोग से जुड़ा हुआ है। क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है सिर्फ हरे पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये छत्तीसगढ़ टेट 2013, एमपी टेट 2019 और यूपी टेट 2016, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पूछा गया था। तो क्लोरोफिल सिर्फ हरे पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, दोनों में नहीं, कोई नहीं। यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सिर्फ हरे पौधों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य का प्रकाश का जरूरी पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जरूरी पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी पड़ता है और जल का पड़ता है। ठीक है, इन सभी का उपस्थिति के बाद जब होता है तो वो भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश वर्णन, ये फिजिक्स का है, प्रकाश विक्षेपण फिजिक्स का है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण। अब आपको बता देते हैं कि ये पाठ आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को। तो ये पाठ जो आपको देखिएगा, जैक का किताब होगा, क्लास 7 ले लीजिएगा, क्लास 7
विज्ञान बता दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स नहीं लेने का मन है तो आप किताब में वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्लास 7 विज्ञान का एक्सरसाइज 1 में ये सारा प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन हम तो देखिए आपके लिए यहाँ पर वहाँ का तो करवाते ही हैं, बीच बीच से सारे इतना प्रश्न को निकाल देते हैं कि आपको अगर JCRT में कहीं से पूछ रहा है तो समझिए कि इस नोट्स से आ रहा है, बाहर से नहीं जा रहा है। ठीक है, बाहर से जाता ही नहीं है। तो ये देखिए आपको पूछा गया था MP टेट 2016 में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अभी इसके पहले आपने थ्योरी वाले में पढ़ा था। बिहार टेट में ये 2022 में प्रश्न आपको निकल के आया हुआ है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वह हरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है कहलाता है। ठीक है, वह जंतु, वह प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, सबसे पहले तो उसको जो अपने बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं, और जो नहीं बना सकता उसको परपोषण कहते हैं। तो राइट आंसर परपोषण होगा। यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये 49 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का, कोई नहीं। ठीक है, देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट 2016 में, CG टेट 2013 में, जे टेट 2013 में। अमरबेल किसका उदाहरण है। ठीक है, अमरबेल के बारे में अभी हमने आपको बहुत अच्छा तरह से बताया कि अमरबेल जो होता है वो पौधों पर क्या होते हैं, लोग जड़ के रूप में उसको फेंक देते हैं। देखिएगा फेंका हुआ रहता है ऊपर, पीला पीला टाइप के, ऐसी गुच्छा टाइप के लटका हुआ रहता है। ये अमरबेल क्या करते हैं? तो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे से लेते हैं, ये परजीवी हैं। तो ये परजीवी हैं, तो अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। ठीक है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण है। मृतजीवी परपोषी का उदाहरण कौन है? फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम या सभी। ठीक है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण इसमें से सभी होंगे। बिहार टेट 2012 का प्रश्न ये हुआ। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पौधा, परपोषी पौधा, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको देखिए हम लोग कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे घटपर्णी को, कभी कभी आप जाके ये 7 क्लास में देखिएगा, इस तरह का आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का फिगर मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई पौधा आता है सीधे, अगर कोई कीड़ा आता है सीधे नीचे को आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से बंद हो जाता है, तो यही घटपर्णी है। ठीक है, घटपर्णी है, और इस पौधा का नाम है कीटभक्षी पौधा। याद रखिएगा, बहुत बार ये पौधा आया हुआ है नाम घटपर्णी का नाम। ठीक है, और ये उत्तराखंड टेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसा उस पौधा का नाम बतावें जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के रूप में कीट को लेता है? जो भी कीट उसके आसपास आता है उसको भोजन के रूप में कहते हैं। घटपर्णी पौधा या कलश का पौधा या पीचर प्लांट, सब एक ही नाम है। घटपर्णी कहिए या कलश पौधा कहिए या पीचर प्लांट कहिए। वेंडुला, कैंडिला, कोई नहीं। ठीक है, तो ये राइट आंसर ए है, घटपर्णी का पौधा जिसको कलश पौधा या पीचर प्लांट कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MP टेट में 2021 में, CG टेट में 2016 में, बिहार टेट में 2013 में। देखिए प्रश्न का झड़ी है, इसलिए इसको एकदम भुलाइएगा नहीं, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन के रूप में किस तत्व की आपूर्ति के लिए करते हैं? ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे, ये कीट को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। आखिर किसकी पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कोई नहीं। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन के रूप में किसके आपूर्ति के लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन। ये उनको नाइट्रोजन का कमी रहता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उसका यहाँ पर क्या करते हैं? अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, ये CG टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो स्थिर करके रखते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पवियम या कोई नहीं। ठीक है,
देखिए सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2018। तो आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी पौधे की जड़ों में, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि जो भूमि जो है अनउपजाऊ हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस भूमि को उपजाऊ करने के लिए उसमें जो दलहनी पौधे लगा दीजिए, एक बार दलहनी पौधे लगा दीजिए और एक बार जो है वहाँ पर दूसरा पौधा लगा दीजिए। तो क्या करते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, जो दूसरे पौधे की पूर्ति होते रहते हैं, ठीक है। तो ये दलहनी पौधे होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और उसके जीवाणु जो होते हैं उससे पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पर्यावरण अध्ययन में निकल के आता है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है चना मटर, अरहर मूंग, दलहन पौधे सभी, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और दलहनी पौधे में चना भी दलहन वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधे हैं, मटर भी दाल बनता है, अरहर का भी दाल होता है, मूंग का भी दाल होता है, सभी दलहनी पौधे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। सभी दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। एमपी टेट 2020 का ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? सीजी टेट 2018 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे, हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं वायुमंडल में? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वह हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसी से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता होगा, कि पेड़ लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की खपत अधिक होगी, ठीक है। तो है क्या कि देखिए जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधा अधिक होना चाहिए। लेकिन होता है जस्ट इसके अपोजिट, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा, पेड़ पौधा कम होगा। इसके कारण क्या होगा? वहाँ तापमान अधिक आपको मिलेगा, वहाँ तापमान अधिक होगा, इसलिए शहरों का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जस्ट उसके बनस्पत आप जैसे देहात में गाँव में घुसते हैं वहाँ का तापमान कुछ न कुछ आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हरे पेड़ पौधे द्वारा वातावरण से कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है हरे पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है। भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है, ठीक है। मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो जैसे हम भोजन डालते हैं मुख से शुरू होता है, और समाप्त कहाँ होता है? देखिए ये पंजाब टेट 2012 में पूछा है, समाप्त कहाँ होता है? तो समाप्त जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, हम जो भोजन लेते हैं उसमें से जो शरीर हमारा पचाता है वो क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। और जो अपच पदार्थ जो पचता नहीं है वो उत्सर्जन के रूप में हम लोग मल त्याग के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसका नाम यहाँ पर उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है, इसका राइट आंसर उत्सर्जन होगा। ठीक है। जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य क्या है? ये हरियाणा टेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। जीभ का कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, या सभी। तो ये जीभ का ये सभी मुख्य कार्य यहाँ पर है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पालक पदार्थ का रस, जठर रस, पिट्ठर रस, या कोई नहीं। ठीक है। तो अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का आया हुआ प्रश्न है। तो अमाशय में जो रस होता है उसको हम लोग जानते हैं जठर रस से, जिसको अग्नि कहते हैं। वही अग्नि से यहाँ पर भोजन पचता है। ठीक है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहेंगे, या कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हरियाणा टेट में 2012, CG टेट 2019, MP टेट 2012, 2013 और बिहार टेट 2023। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना जगह आया हुआ है। आपके लिए भी हो सकता है, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है। और आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, आप नोट्स नहीं पढ़िएगा, हैंड रिटेन नोट्स। अगर कहीं का किताब उताब लिए तो अच्छा बात है, उसको भी देख लीजिए। लेकिन कम समय में आप एग्ज़ाम में जाने से पहले
आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कर लीजिएगा। केवल ईवीएस का नोट्स आपको कितने में मिलेगा हमने बता दिया, 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। पूरे नोट्स और वीडियो दोनों आपको मिल जाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पर अगर आप सब सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लगता है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये लगता है क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके यहाँ से, और नहीं तो एक सब्जेक्ट का 150 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। जानतो रेसे हैं, जानतो रेसे, ठीक है, ऊन है, जानतो रेसे कौन है, ऊन है, रेशम है, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया था, ठीक है। जानतो रेसे मतलब जंतुओं से प्राप्त रेसे, जो रेसे जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जंतु रेसे कहते हैं। तो जंतु से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊन होता है, रेशम भी प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों होता है, जंतुओं से कीटों से, ठीक है। ऊन के रेसे प्राप्त किए जाते हैं, ऊन किस किस से प्राप्त होते हैं, किस किस जानवर का ऊन होता है, ऊन का रेशा कौन कौन से मिलता है, ये आपको बताना है। एमपी टेट 2014 का प्रश्न है और यूपी टेट 2016 दोनों जगह पूछा गया था। तो भेड़, इससे, बकरी से, याक से या सभी से, ठीक है। तो भेड़ से भी ऊन की प्राप्ति होती है। बकरी जो देखिएगा आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पश्मीना, उससे भी यहाँ पर रेशे की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। और याक जो जानवर है उससे भी ऊन की प्राप्ति होती है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ये बिहार टेट देखिए अभी हाल फिलहाल जो हुआ 2023 का पूछा गया प्रश्न है कि रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट जिसको कोकून कहते हैं या कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम के कीट जो होते हैं, रेशम जो है वो रेशम के कीट यानी कोकून से प्राप्त किया जाता है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, रेशम के कीट बहुत कम जगह मिलेगा, आपको कोकून नाम देगा, तो याद रखिएगा कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहीं नहीं मिलेगा, आप ईवीएस का ही किताब में ढूंढ पाइएगा, ये कहीं भी प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा पश्मीना शाल, ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ मिलता है, तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। देखिए सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया और सीजी टेट में पूछा गया, ठीक है। पश्मीना शाल जो होता है देखिए आपको बता देते हैं, अंगोरा नामक बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बकरी होते हैं ऊंचे क्षेत्रों पर ठंडे प्रदेशों में रहती है। अब बताइए ठंडे प्रदेश में ये बकरी कैसे रह रही होगी, तो ठंडे प्रदेश में ये अपने बालों से बचती है, ठीक है। तो ये है आपका पश्मीना। तो ये क्या होता है कि एक समय में जब होता है तो इसके बाल को क्या कर दिए जाते हैं, छील दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और इसी बाल से शॉल बनाया जाता है जिसका नाम है पश्मीना शॉल, ठीक है। आपको बता देते हैं ये शॉल बहुत पतला होता है, लेकिन इसकी गर्मी से आप परेशान हो जाइएगा, तो ये वही अंगोरा बकरी जिससे पश्मीना शाल बना है। ये पतला है जरूर, आपको लग रहा है कितना पतला से क्या जाएगा, लेकिन इसमें गर्मी बहुत है, जैसे ये ठंडे प्रदेशों में रह लेते हैं, ठीक है। अगला, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं, रेशम का कीट जो है वो किस पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं आपको बताना है। शरीफा के पेड़, कटहल के पेड़, शहतूत के पेड़ या कोई नहीं, ठीक है। आपको प्रश्न कब आया है, छत्तीसगढ़ टेट 2011, बिहार टेट 2021, एमपी टेट 2013 का प्रश्न पूछा गया है। तो रेशम के कीट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, वहीं पे रेशम के कीट होते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, सबसे सामान्य रेशम कीट जो है उसका नाम क्या है। एमपी टेट 2012 का प्रश्न है, शहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो शहतूत का ही होता है, ठीक है, शहतूत पर ही होते हैं, ये शहतूत का रेशम कीट होता है। झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, झारखंड राज्य में रेशम का उत्पादन होता है वो किस प्रकार का होता है। जेटेट 2016 का प्रश्न था, सिल्क रेशम, बत्तर रेशम, तसर रेशम या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। रेशम कीड़ा है, कोकून का है, कैटरपिलर का है, सलब का है या कोई नहीं, ठीक है। उड़ीसा टेट 2016 का प्रश्न है। तो रेशम कीड़ा जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो रेशम कीड़ा जो है आपका वो कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम कीड़ा आपका कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है आपको बताना है। याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। याक ऊन से ऊन की प्राप्ति होती है, ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति होती है, बकरी से भी ऊन की प्राप्ति होती है,
कुत्ता से ऊन का प्राप्ति नहीं होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। मानव में शोषण होता है, मानव में जो शोषण होता है वो कैसे होता है? बिहार टेट 2011, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है। तो मानव में जो शोषण होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव शोषण करता है। केचुए में शोषण होता है, केचुए में शोषण होता है। एच टेट हरियाणा टेट 2015 का प्रश्न है। त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है। तो केचुआ में जो शोषण होता है वो त्वचा के द्वारा वो श्वास लेते हैं केचुआ। ठीक है। मछली का शोषण अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। ठीक है। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो मछली का शोषण अंग को हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री या 10 डिग्री। ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है। अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? जो हमारा ये जल है इसको हम किससे बदल देंगे? बर्फ में, बर्फ का सिल्ली। ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में बदल जाता है? ये है -20, 20, 0 या 10। तो ये कितना पर जल बर्फ में बदल जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0, 100, 200 या कोई नहीं। ठीक है। तो कितने प्रतिशत पर जल उबलने लगता है आप बताइएगा। आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिएगा, देख रहे हैं तो। जल जो उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आप इस तरह से याद रखिएगा। ये धरती हो गया ना, धरती और इसके ऊपर क्या है? तो पानी। इसके ऊपर क्या है? इसे पानी है ना, पानी है। तो इसी को हम लोग विश्व जल दिवस कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है यहाँ पे 22 मार्च को। ठीक है। और ये जल ऊपर हो गया और पृथ्वी नीचे हो गया। तो पृथ्वी दिवस कब बनता है? तो 22 मार्च था, इसका 22 अप्रैल हो जाएगा। क्लियर। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को यहाँ पर जो है आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1। ठीक है। यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो भार के अनुपात से ऑक्सीजन देखिए H2O, तो ऑक्सीजन 1 हो गया लेकिन 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन जो होता है उस 16 को हो जाता है। कितना हो जाता है? 16। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 हो गया। 1:8 किस में? सी में है, तो ए में है, इसलिए यही इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए जब आप पीएच मान पर चले जाइएगा तो जल से रिलेटेड ही आपको प्रश्न दिए हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4, 7, 8.2 या कोई नहीं। ठीक है। तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है और इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है। तो शुद्ध जल क्या होता है आपका? उदासीन होता है। ठीक है। जल कैसा होता है? उदासीन होता है। बिहार टेट 2023 का प्रश्न है।